मौत से पहले आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे? मैं मुजरिम भी हूँ, मुंसिफ भी हूँ, और मैं वकील भी हूँ। कि आप उसको रिएक्ट कैसे करते हैं और उससे डील कैसे करते हैं। When you get so close to death and then come back. आप यकीन मानिए, मैं चाहता हूँ 3 साल के बाद मेरी शिकायत जाके लगाएं चीफ मिनिस्टर साहब के साथ। जब वो आपके सामने मौत खड़ी हुई है, हम अपने एक्शन से वो प्रूव करेंगे, उसके बाद सारे उसको फॉलो करेंगे। जिसने भी मौत को इतने करीब से देखा है, गवर्नमेंट जो है वो स्टेप अप करे, अपनी प्रायोरिटीज ठीक करे। मौत और हयात के दरमियान का वो टाइम जब आपको ये पता है कि आप जा रहे हैं। हाय व्यूअर्स, इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी के पॉडकास्ट के प्रोग्राम आप मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ औकात में देखते रहते हैं और बहुत मुनफरिद प्रोग्राम जो हैं वो आपके सामने लाए जाते रहे हैं टी एंड टॉक्स के नाम के तहत। इस वक्त भी हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो मुनफरिद भी हैं, मुख्तलिफ भी हैं, और वो एक ऐसी उम्दा शख्सियत हैं जिसको आप करिश्माती भी कह सकते हैं, मोजज़ाती भी कह सकते हैं, और वो भी कई हवालों से। जब मैं आपके सामने इनका नाम लूँगी और आप इनकी गुफ्तगू सुनेंगे, वैसे तो ये माशाल्लाह सब इनको जानते हैं, ये बहुत वेल नोन शख्सियत हैं, लेकिन जब ये बात करेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये वाकई अगर हम किसी को कहें कि मोजज़ाती शख्सियत हैं तो वो उसका भी जवाब जो है वो आपको मिलेगा इस प्रोग्राम में, इनकी गुफ्तगू के ज़रिए, हमारे सवालों के ज़रिए, और किस तरह इन्होंने अपनी जो इनका जो प्रोफेशन है, जो इनका टैलेंट है, उसमें ये किस मकाम पे पहुंचे हैं, उस लिहाज से भी ये करिश्माती हैं। तो मैं ज़्यादा देर आपको उसमें नहीं रखना चाहती अंधेरे में। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत हम सब की वो शख्सियत जिसका नाम लेते ही लोग फौरन समझ जाते हैं कि अपने प्रोफेशन के हवाले से भी और फिर उस वाक़े के हवाले से भी जिसमें दुनिया में शायद ही ऐसे वाक़यात होते होंगे, अगर होंगे भी तो वो बहुत कम होंगे। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम ज़फ़र मसूद साहब। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वेलकम जी। आप बहुत शुक्रिया नासरा, आपका इतना आपने जनरस मेरा इंट्रोडक्शन कराया, और जो आपने कलमात मेरे लिए इस्तेमाल किया वो मैं बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। You've been very kind, you've been very generous with your compliments. मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा ऑनर है कि आप जो है वो मेरे साथ मेरे गुफ्तगू में आज, मैं तो इसको ही अपनी खुशनसीबी समझता हूँ। बहुत शुक्रिया ज़फ़र मसूद साहब। यही तो बात होती है कि जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, तो सुराही सरनगू होकर भरा करती है पैमाना। तो ये आपका आला ज़र्फ है। अगर नाज़रीन देख रहे हैं तो ज़फ़र मसूद साहब की किताब जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है, सीट 1C, और इस नाम के साथ भी अब चूंकि इस वाक़े को 4-5 साल हो चुके हैं जी, 2020 6 साल। तो 2020 जहाँ पे और हवालों से हमारे जहनों में महफूज भी है और हमें याद भी दिलाता रहता है कि दुनिया कितनी बेसबाती का शिकार है, वो कोरोना के हवाले से भी है और वो ये इस वाक़े के हवाले से भी हमें याद दिलाता है। तो मैं ज़फ़र साहब आपसे चंद सवालों के ज़रिए, वक्त तो बहुत कम है, अगर आपके साथ हम पूरा दिन भी बैठें तो जो कुछ आपकी शख्सियत है वो थोड़ा सा मैं तारुफ करवाना चाहूँगी, चाहे आप ना भी चाहें, लेकिन देखिए कि वो बैंक ऑफ पंजाब के आप प्रेसिडेंट हैं और वो बहुत बड़ा बैंक है। उसके बाद आप OGDCL जो है उसके चेयरमैन हैं, फिर आप बैंक एसोसिएशन के आप हैं, पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन के आप चेयरमैन हैं। दुनिया भर के जो फाइनेंशियल और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें किसी न किसी हवाले से आपका कोई ना कोई किरदार है। तो ये इतनी सारी चीजें जो हैं, उसके बाद ये जो कुदरत ने आपके साथ ये जो किया है, इसको हम क्या कहें, इसको हम वाक़या कहें, इसको हम
खेल कहें, इसको हम कोई ऐसी बात कहें कि कुदरत ने क्योंकि आपको जरूरत नहीं थी, जितनी ज्यादा आपके अंदर सलाहियत है, जितना ज्यादा आपने काम किया है और आप कर रहे हैं, उसके बाद ये भी वाकया आपके साथ जो है मुंसलिक हो गया है। और लोगों को अब वो तो जफर मसूद पीछे रह गया जो इतने काम करता है, और ये जफर मसूद जिसने एक ऐसे हादसे और ऐसे सानहे में सरवाइव किया है जिसमें सिर्फ 2 लोग जो हैं वो बच पाए थे। तो ये लोग जानना चाहते हैं कि वो जो सानहा था, वो उसके जो आखिरी लम्हात थे, वो आप अगर शेयर करें हमारे व्यूअर्स के साथ कि उस वक्त क्या हुआ था, तो फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। जी नहीं, बहुत शुक्रिया। बड़ा आपने बड़ी उम्दा तमीज बांधी उसके पूरे मामले के बारे में। ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो लोग बाकी सब चीजें भूल गए और उनको वो वाकई से ज्यादा याद है। मेरी ख्वाहिश ये कि अगर मुझे वो किताब के पहलू से ज्यादा याद रखे तो ज्यादा बेहतर है, और जो हो भी रहा है, क्योंकि जिस तरह आपने कहा वो किताब काफी पजीराई मिली है। मेरी कोई 42 टॉक्स हो चुकी हैं पॉडकास्ट और उसके अलावा इस किताब के हवाले से, तो ऑलरेडी काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया है। और फ्रेंकली स्पीकिंग मैं ये समझता हूँ कि ये बैंक हो या ओजीडीसी हो या पीबी हो, ये सारे काम मुझसे बेहतर बहुत सारे लोग कर सकते हैं। वो जो अल्लाह ताला ने मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी दी थी टू टेल द टेल ऑफ व्हाट विल हैपन when you get so close to death and then come back, वो गालिबन क्योंकि मेरा एक थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड है, किताबें लिखने का हमारी पूरी फैमिली में एक रिवाज है। अब तक मैं काउंट कर रहा था मेरी जनरेशन तक, मेरे मुझसे बड़े और उनसे बड़े और मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनकी जनरेशन से लेके चलता हूँ, तो तकरीबन 50 किताबें जो हैं वो लिखी जा चुकी है। तो आई थिंक ही वांटेड मी टू राइट दिस बुक। जी, वो आपका जो खानवादा है, जो एक चला आ रहा है, 50 के करीब किताबें मुख्तलिफ जो शख्सियात ने लिखी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आप ज़हरे के रईस समरोहवी और जॉन एलिया की फैमिली, आपके अपने वाले साहब जो मुनव्वर सईद साहब हैं, उनकी शख्सियत और उनका जो काम है वो अपनी जगह बहुत भरपूर है। तो अभी वो महपारा साहिबा की किताब भी आई है, महपारा सफर की, तो वो भी आपकी फैमिली में से है। तो आपके डीएनए में है ये कि आपने गालिबन ऐसे ही लिखते चले जाओ, आप कह रही हैं गालिबन ये डीएनए में था। वो मैं तो डीएनए पे मैं तो इतना बिलीव नहीं करता। मैं तो समझता हूँ कि वो जो आपका परवरिश का हिस्सा होता है, जो आपकी एक ओरिएंटेशन होती है। मुझे लगता है ये कि एट द बैक ऑफ द माइंड हमेशा से ये था कि मैंने किताब लिखनी है, क्योंकि हर मेरे ताया, मेरे फूफा, मेरा कजन काजिम, अभी उसकी बहन सुमेरा, इन सब की किताबें हैं। तो मुझे लगता है ये कि वो हमेशा से था। और ये जो बोलने का है ना, ये भी आसान नहीं है। एवरी टाइम यू टॉक अबाउट दिस होल वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, it has its own toll on your head. Yes. But I also believe कि this is incumbent upon me, अब क्योंकि मैंने ये देखा है कि उस वक्त मौत से पहले आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि मुझ पर बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं जाऊं और लोगों से डिस्कस करूं, उनको भी बताऊं कि देखिए ये होगा आपके साथ उस वक्त। अब ये जो आपने एक्चुअली वो आप तो कमाल की शायर हैं, आपने बिल्कुल टीक का बंद उठा लिया इसमें से। और टीक का बंद किताब का ये कि वो जो 30 सेकंड है जो आपने भी बात की, बिल्कुल मौत से पहले के, यानी कि मौत और हयात के दरमियान का वो टाइम जब आपको ये पता है कि आप जा रहे हैं। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि इफेमरल नेचर ऑफ लाइफ इज सो मच कि आपको ये भी नहीं पता कि वो टाइम कब आएगा। वो बहुत मुमकिन है टाइम 1 मिनट बाद आ जाए, आपको पता भी ना हो। क्योंकि मैं जब जहाज पे चढ़ रहा था, इनफैक्ट जब जहाज ने वो चक्कर लगाया जी, वो जो उसने डिसाइड किया कि वो अबॉर्ड करेगा लैंडिंग को और जाके वो ऊपर से अपना SOP फॉलो करके एक दफा चक्कर लगा के नीचे आएगा, मैं उस वक्त भी ऑप्टिमिस्टिक था कि जहाज जो लैंड करेगा। मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है। तो हम भूल जाते हैं इस बात को कि वो वक्त भी आना है कि जब मौत, आप जिंदा हैं लेकिन मौत आपको पता है कि वो आनी है,
मौत तो इनएविटेबल है, उसने तो आने ही आना है, मौत का एक मगर वो डिसीजन है। नींद रात भर क्यों नहीं आती। लेकिन वो जो टाइम है जब वो आपके सामने मौत खड़ी हुई है, वो टाइम बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस उसमें ये रहा कि आप अपनी कटहरे में खुद खड़े होते हैं और यूर आंसरेबल टू योरसेल्फ। ये मेरे केस में खाली नहीं हुआ। अगर आप ये नियर डेथ एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं, उसकी पूरी अगर हिस्ट्री पढ़े मेरी किताब में, मैंने उसमें बड़ा जी, तफसील से जिक्र किया है, तो आपको नजर आएगा कि जिसने भी मौत को इतने करीब से देखा है, उन सबके साथ तकरीबन यही एक्सपीरियंस हुई जो मेरे साथ। और उस 30 सेकंड के अंदर जो है वो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, वो तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने कटहरे में खुद खड़ा हुआ था और मैं वहां मुजरिम था और मैं ही जज था जो अपने आप को जफर मसूद मुजरिम को, जफर मसूद जज जो था वो, और जफर मसूद वो भी था, वकील भी था। कैसी अनोखी बात है ये, कैसी ये बात जो आप वाकई ये आप शेयर कीजिए। ये तो वाकई इतनी मुख्तलिफ बात है जी। कि आप उस वक्त मैं मुजरिम भी हूँ, शख्सियत, मुंसिफ भी हूँ, हाँ। और मैं वकील भी हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो ना तो आपको सपोर्ट भी मिल जाती है, लोग सपोर्ट देते हैं, मगर आपको भी बड़े खुले दिल के साथ और बड़ी ऑनेस्टी के साथ जो है ना वो काम करना पड़ता है अच्छी तरह। मैं ये भी समझता हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी अभी मिल गई कि जो हमने इंटरेस्ट फ्री लोन वाली आपने बात की, हमने किसान कार्ड इंट्रोड्यूस करवाए, उसमें 94 बिलियन रुपीस के कार्ड जो लेंडिंग है किसानों की, वो हमने अप्रूव की है, जिसमें ऑलरेडी 60 बिलियन डिस्बर्स भी हो गया, बाकी भी सीजन से पहले हो जाएगा। आप सोचिए कि इसमें कितना, तकरीबन 1 मिलियन फार्मर जो है उसमें बेनिफिट उठा रहे हैं। जस्ट टू गिव द पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ इम्पैक्टफुल दिस इज, द टोटल लेंडिंग ऑफ द स्मॉल फार्मर्स इन अ ईयर इज अराउंड 150 बिलियन और 200 बिलियन होती है एग्रीकल्चर में। ओवरऑल तो खैर तकरीबन 2-2.5 ट्रिलियन के करीब है। अच्छा, सॉरी मैं बीच में हूँ, ये जो रीपेमेंट का प्रोसेस होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बारे में लोगों का ख्याल ये था कि शायद आप ये पैसे देंगे लोगों को तो वापस नहीं आएंगे। उसमें पहली साइकिल के अंदर 98.5% रिकवरी, जबरदस्त। और सेकंड साइकिल में अब तक मैं अभी नंबर देख रहा चल रहा है, सेकंड साइकिल की रीपेमेंट, उसके अंदर भी जो रिकवरी है वो तकरीबन 95% पे आ गई है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक महीने में वो भी दोबारा 98-99% पहुंच जाएगी। अच्छा, ये बहुत अहम है जी। मैं एक दफा वो पढ़ रही थी, मेरे सब्जेक्ट का हिस्सा ही था, तो मैं वो देख रही थी जैसे ग्रामीण बैंक में, ग्रामीण में जी उसमें, और ये जो फर्स्ट विमेन बैंक जब स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान में, तो औरतों को दिए गए कर्जे, तो उसमें जो रीपेमेंट का प्रोसेस था, वो जो रेशो था वो बहुत अच्छा था जी। तो क्या ये आप भी बता रहे हैं कि 98% से ज्यादा, तो ये क्या गरीब जो है वो कर्जे वापस करने में ज्यादा जी, अगर आप जो है ना वो जांच पड़ताल ठीक करके दें लोन, जो एक लोग बार बार कोट करते हैं कि पास्ट में जो है गवर्नमेंट की स्कीमों में बड़े लॉसेस हैं, उसमें जो प्राइमरी मिस्टेक थी ना वो ये थी कि जो जांच पड़ताल का तरीका था ना वो बैंकों ने फॉलो नहीं किया, ना फॉलो किया करेंगे। अगर आप स्ट्रक्चर ठीक करके अपना प्रोसेस लेके चलें तो फिर जो उसका रिस्पॉन्स है वो बहुत डिफरेंट आता है, और ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है। फिर आप लोगों को एट टाइम लोगों को नच करना पड़ता है, बिकॉज अगर वो लोग पहली दफा बोरो कर रहे हैं ना तो उनको नहीं पता कि उन्हें पैसे कब देने, तो आपके ऊपर एक ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है कि आप उनको एजुकेट भी साथ साथ करते जाएंगे। देखिए आपको पैसे वापस करने हैं, ड्यू डेट हो गई है, ये करेंगे तो ये फायदा, ये करेंगे। फिर आपको तीसरी चीज एक और करनी पड़ती है जो हमने की, एट टाइम्स आपको बिहेवियर चेंज करने के लिए इंसेंटिव देना पड़ता है। अब हम टाइम पे पे करने के लिए लोगों से कहते हैं कि टाइम पे तुमने पे कर दिया ना तो हम कुरानदाजी करके और तुम्हें जो है उम्रे पे भेजेंगे या तुम्हें बाइक मिलेगी। तो उसका फायदा ये होता है कि इवन टाइम पे भी पे करने से पहले उनको एक इंसेंटिव भी होता है, ऑलरेडी यार इससे पहले कि पैसे दे दो, मुमकिन है उम्रे का टिकट निकला है। तो इस तरह करके आपको लोगों का बिहेवियर चेंज करना पड़ता है। वी आर वर्किंग ऑन चेंजिंग दैट बिहेवियर, और अब स्टूडेंट्स के लिए भी कर रहे हैं जी। मैं उसी पे आ रहा था कि उसमें जो है हम एसएमई के अंदर, एसएमई में भी को तकरीबन 93 बिलियन रुपीस हमने ऑलरेडी डिस्बर्स कर दी, और ये सब छोटे लोग हैं जिसके अंदर हम ये समझते हैं कि हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, एसएमईज को जो हमारी बैकबोन है, और वो हमारी एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री को भी फीड करते हैं।
स्मॉल एंड मीडियम साइज जी हाँ एंटरप्राइजेस तो इसमें एब्सोल्युटली। तो ये 93 बिलियन हमने तकरीबन 100 बिलियन हमने नया पैसा दिया है, जो अभी 700 बिलियन टोटल है। आप सोचिए तो कितना बड़ा नंबर है जो हम लोगों ने, ये बैंक ऑफ पंजाब ने किया। और 44% ऑफ द टोटल एसएमई आर एक्चुअली केटर्ड बाय बैंक ऑफ पंजाब वालों। इसी तरह हमने विमेन के अंदर, जेंडर के अंदर हमें अभी पाकिस्तान बैंकिंग अवार्ड दूसरी दफा इन रो मिला है, जिसके अंदर हम जो है वो इंडस्ट्री का तकरीबन 70 से 75% जो है वो बैंक ऑफ पंजाब अकेला करता है इन्हीं प्रोग्राम के तहत। और अभी हमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में 3 दिसंबर को 2 अवार्ड होते हैं उनके विमेन एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर टेक को किस तरह आपने यूज किया और फाइनेंस किस तरह किया, वो दोनों अवार्ड मिले। और ये हमें पिछले 4 साल में कंटिन्यूअसली एसएमई, एग्रीकल्चर और जेंडर के अवार्ड मिल रहे हैं, विच इज वेरी रिवॉर्डिंग। आपने स्टूडेंट्स की बात की, स्टूडेंट में हमारी बाइक स्कीम है, उसमें हम 19,000 बाइक्स दे चुके हैं ऑलरेडी, इसमें 5,000 जो है। और आपको बहुत खुशी होगी ये सुन के, 5,000 बाइक्स जो है वो इलेक्ट्रिक है। उस 5,000 में से मेजोरिटी जो है 3,500 के करीब वो हमारी बच्चियां हैं, ये स्टूडेंट्स है जिनको हमने वो बाइक दी है। इतनी खुशी होती है मुझे, मैं जब सड़क पे देखता हूँ स्कूटी जो चलाते फिर, इतनी हमें खुशी होती है जब हम ये देखते हैं। जो सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर आप मुझसे पूछिए ना नासरा, वो ये है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने ये कम से कम मैं इसका सेहरा जरूर लेना चाहूंगा कि हमने इस चीज का कल्चर इंट्रोड्यूस करा दिया है कि जब आप एक आम आदमी की हेल्प करते हैं तो उसकी क्या सेटिस्फेक्शन होती है। वो सैलरी से नहीं मिलती, वो बोनस से नहीं मिलती, वो सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है जब आप स्टेप आउट करके जाते हैं और आप ये देखते हैं कि आपने किस तरह लोगों की जिंदगियां चेंज की। जब आप जाके किसी को टच करते हैं और दूसरा आदमी आपसे पूछता है कि आप बैंक ऑफ पंजाब में काम करते हैं, तो वो उस बात पे आपको अप्रिशिएट कर रहा होता है कितना अच्छा काम करते हैं। जब आप अपनी फैमिली में जाते हैं और अपनी फैमिली में आपको बताते हैं कि आपने ये काम किया, तो आप एक अपनी स्टेटस चेंज कर देते हैं उसके अंदर। मैंने लेटली एक और चीज शुरू की है कि मेरी जिंदगी में फैमिली बड़ी इंपॉर्टेंट है और मेरा तो पूरा इकोसिस्टम जो मैं खड़ा हुआ आपके सामने हुआ, ये वैसे अपनी फैमिली सपोर्ट से खड़ा हुआ वो जो सपोर्ट है ना, मैंने तो ये शुरू किया है कि अब अगर हमारे यहाँ कोई अच्छा काम करता है, कोई लड़की अच्छा काम करती है तो उसके मियाँ को या उसके पेरेंट्स को, और कोई लड़का अच्छा काम करता है तो उनको मैं लेटर लिख के कहता हूँ कि आपकी बच्ची ने कितना अच्छा काम किया, आपके बच्चे ने कितना अच्छा काम किया, और हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन उस पर बड़ा प्राउड। ये वो माशाल्लाह आप और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है बैंक ऑफ पंजाब, इसकी तो बहुत अच्छी रिपोर्ट है। और वो असल चीज ये होती है कि आम लोगों में हो तो आम लोगों में अच्छी रिपोर्ट है, ये तो है। तो दूसरे बैंक मुझे नहीं पता कितना फॉलो करते हैं आपको, लेकिन बैंक ऑफ पंजाब की बहरहाल एक प्रेस्टीज पता क्या होता है ये कि जब ये कंटेजियस होता है अच्छा काम करना। हाँ। जब आप अच्छा काम करना शुरू करते हैं ना तो बाकी सब लोगों को मोटिवेशन होती है। आप यकीन मानिए कि मैं इस बात को बिलीव करता हूँ कि अल्लाह ये करे कि 3 साइकिल के बाद किसान कार्ड जो है ना उसमें कोई और बैंक आके हमसे कहे कि हम भी करेंगे। आप यकीन मानिए मैं चाहता हूँ 3 साल के बाद मेरी शिकायत जाके लगाए चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ कि जी आप बैंक ऑफ पंजाब को क्यों कह रहे हैं, हम भी आते हैं काम में। वो मेरा सक्सेस होगा क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये हमारी डोमेन नहीं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम अकेले ये काम नहीं कर सकते। इसका क्वांटम इतना बड़ा है, इसकी रिक्वायरमेंट इतनी बड़ी है कि पूरी इंडस्ट्री को आना पड़ेगा। मगर वो इंडस्ट्री को मोटिवेट करना, उनका बिहेवियर चेंज करना, वो हम समझते हैं हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने एक्शन से वो प्रूव करेंगे, उसके बाद सारे उसको फॉलो करेंगे। अच्छा, ये तो देखें किसानों के लिए, खवातीन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें लड़कियां भी शामिल हैं, ये आप कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि आपकी नज़र है, आपकी एक ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, और फिर उसके जो असरात हैं, वो इकोनॉमिक वेलफेयर जो है वो हमारे यहाँ नज़र नहीं आता। तो जाहिर है कि आपकी सजेशंस जो होंगी वो बहुत इम्पोर्टेंट होंगी। आप वर्ल्ड बैंक और IMF के साथ पॉवर्टी एलिवेशन के काम पे, उस पर भी काम कर रहे हैं। तो क्या मेन पॉइंट्स क्या हो सकते हैं जिससे फौरी तौर पे तो नहीं, लेकिन चाहे ग्रेजुअली ही सही, आम लोग ये कह सकें कि हमारे लिए बेहतर काम हो रहा है, और हम जो हैं एज ए नेशन में बात कर रही हूँ, सिर्फ एक ख़ास इलाके की नहीं या पंजाब के वो जो आप दे रहे हैं उसकी नहीं,
तो एक ओवरऑल जो हमारे एक आम आदमी को जो एक वो है ना कि उसको एतमाद नहीं है, नहीं है, तो उसके लिए क्या हो सकता है, उसको उसका एतमाद बहाल करने के लिए क्या हो सकता है, और रियलिस्टिकली भी ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए भी उसके लिए क्या किया जा सकता है? कोई 4-5 पॉइंट्स में जाऊंगी क्या? बहुत ये नासरा मेरे लिए तो ये बड़ा मैं तो आपको एज अ शायर और बहुत उम्दा शायर के तौर पे हमेशा कंसिडर करता रहा। पहले तो खैर सबसे ज़्यादा तो आपको फैमिली मेंबर के तौर पे, लेकिन शायरा आप लोग मैं बड़ा बड़ा फैन हूँ। मगर मुझ पे तो ये अभी आया हुआ कि आपकी इकोनॉमिक्स के ऊपर माशाल्लाह बड़ी दस्तरस है, और आपने जो है ना वो जिस तरह कहते हैं ना ह्यूमनाइजिंग इकोनॉमिक्स, आप ह्यूमनाइज कर देती हैं इकोनॉमिक्स को। अभी जो आपने सवाल पूछा है वो आपने ह्यूमनाइज कर दिया इकोनॉमिक्स को। अच्छा, अब मामला ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो प्रायोरिटी सेक्टर्स है, आप उन्हीं सेक्टर्स की बात करेंगे ना कि जिनको आज जो एक्सक्लूडेड है, फाइनेंशियली इंक्लूडेड नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि उनको इंक्लूड करने के लिए पहली जिम्मेदारी ये, और दुनिया में ऐसी काम होता है, उसको हम कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर फाइनेंसिंग, उसके अंदर गवर्नमेंट स्टेप अप करती है और सपोर्ट करती है। इसका कोई और रास्ता है नहीं, ना बैंक्स ऑन देयर ओन कर सकते हैं, ना कोई और इदारे अपने ओन, ये CSR से काम नहीं चलता। इसको आपको इम्बेड करना पड़ता है और सिस्टम का हिस्सा बनाना पड़ता है, क्योंकि क्वांटम और स्केल इतना बड़ा है। जिस मुल्क में तकरीबन 45% लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो, उनको वहां से निकालने के लिए पूरे इकोसिस्टम को काम करना पड़ेगा। CSR उसमें कोई रोल प्ले नहीं कर सकता। उस काम के लिए बड़ा जरूरी ये है कि आप जो है वो गवर्नमेंट जो है वो स्टेप अप करे, अपनी प्रायोरिटीज ठीक करे, और वो ये सब प्रोग्राम को सपोर्ट करे। इस तरह हमने पंजाब में नोटिस किया कि वो पूरा फोकस जो है वो पंजाब ने इंटरेस्ट फ्री लोन्स और गारंटीज के ऊपर दिया है कि आप ये करें ताकि लोगों को वेलफेयर और एडवांटेजेस हो। इस तरह फेडरल गवर्नमेंट ने भी कुछ प्रोग्राम में गारंटी देने की इस्तेदा की हामी भरी है, और ज़रखेज़ी के नाम से एग्रीकल्चर का प्रोग्राम है, SME का बहुत कामयाब प्रोग्राम है। जब तक कि गवर्नमेंट स्टेप अप नहीं करेगी और पार्टनरशिप में नहीं आएगी बैंकों के साथ, आपको इसमें एक मूवमेंट नजर नहीं आएगी। दूसरा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो आपका मामला है टैक्सेशन का, उसका निजाम आपको जुडिशियस करना पड़ेगा। जब तक कि आप उसको जुडिशियसली टैक्स को कलेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आप जो है वो लोगों को इंक्लूड नहीं कर पाएंगे इनटू द सिस्टम, बिकॉज आपकी कैपेसिटी टू गिव द सब्सिडीज टू दोज पीपल विल ऑलवेज बी कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, सब्सिडीज क्यों जरूरी है? कैरेट एंड स्टिक दोनों पॉलिसीज चलती हैं। कहीं पर आपको डंडा भी लगाना पड़ता है, लेकिन कहीं पर आपको सब्सिडीज भी देनी पड़ती हैं, और सब्सिडी आप उस पर ही दे पाएंगे जब आपके पास फिस्कल स्पेस में जगह आ जाएगी। फिस्कल स्पेस में उस पर जगह आएगी आपके पास जब आपकी टैक्सेशन जो है वो जुडिशियस हो जाएगी, और आपका जो टैक्स टू GDP रेशियो 10% के आसपास है, अगर वो 15-16% पे चला जाएगा तो बैंकों के से लोन भी लेना बंद हो जाएगा आपका, और लोग भी डॉक्यूमेंटेशन इकोनॉमी में आ जाएंगे, बैंकों में लिंक करना भी आसान हो जाएगा। मैं इसको कहता हूं, मेरी थियरी इसको मैं कहता हूं लीकिंग फाउंटेन हेड एंड ड्राई पॉन्ड। उसका मतलब ये कि अगर आपका टैक्सेशन निजाम जो है वो लीकिंग है, तो आपका जो पॉन्ड है वो हमेशा ड्राई रहेगा, और एग्जैक्टली यही हो रहा है पाकिस्तान में। आप जरूर उसको टैक्स टू GDP को 16% कीजिए, मगर जुडिशियस तरीके से कीजिए, नॉट इंक्रीजिंग द रेट ऑन अ फ्यू इंडस्ट्री लाइक बैंकिंग इंडस्ट्री पे आपने 53% टैक्स लगा दिया, इफेक्टिव टैक्स रेट जो है कोई 60 से ऊपर। अच्छा, ये हमेशा कहा जाता है कि ब्रॉड बेस्ड टैक्सेशन होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उसको नेट में शामिल करें, ये करें, लेकिन वो जब बात होती है और अटैक होता है तो सबसे ज्यादा ये होता है कि जो एग्रीकल्चर टैक्स है वो तो नहीं लगने दिया जाता, क्योंकि वो पार्लियामेंट में तो वही लोग हैं, तो वो उसको वीटो कर देते हैं। तो ये और भी हैं तरीके, लेकिन आम आदमी पे टैक्स का बोझ इतना ज्यादा जब डालेंगे, और आपने कहा कि गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ेगा, तो उनकी जो प्रायोरिटीज हैं वो कहाँ पे उनको उसमें तो ड्रास्टिक चेंज की जरूरत है। जब 1% सिर्फ खर्च हो रहा है आपका सोशल सेक्टर पे, जिसमें हेल्थ भी है, जिसमें आपका एजुकेशन भी है, तो फिर उसमें प्रायोरिटीज कैसे चेंज होंगी, कैसे उनको झंझोड़ा जाएगा, उनको नींद से जगाएगा? अच्छा, अब वो इसमें दो बातें हैं। एक तो पहली बात ये है कि पहले तो ये कि फिस्कल स्पेस अवेलेबल हो, ताकि कम से कम आपके पास पैसे तो अवेलेबल हो टू डू दिस।
वो पैसे कहाँ आपके लीकेजेस हैं उनको हमें बंद करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एसओईज जो हैं, जो हम स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसके अंदर आपको जो लीकेजेस है उसको बंद करनी पड़ेगी, उनको गवर्नेंस सिस्टम बेहतर करना पड़ेगा ताकि वो डिलीवर करें। बहुत इंप्रूवमेंट उसमें आएगी, मगर अभी भी और जरूरत है। मगर जो सबसे बड़ा मैनेस है ना इस वक्त, वो सबसे बड़ा मैनेस जो है वो डेट है फ्रॉम बैंकिंग इंडस्ट्री। उसको कैसे आप रिड्यूस करेंगे? वो आप उस पर रिड्यूस करेंगे, आप टैक्सेशन का निजाम बढ़ाएंगे। जितना बड़ा इस वक्त आपकी इकोनॉमी तकरीबन 33% ऑफ योर टोटल डिपॉजिट साइज का जो है वो आपकी जो है वो कैश इन सर्कुलेशन, उस कैश इन सर्कुलेशन को सिस्टम में लाने के लिए आपको टैक्सेशन निजाम को ब्रॉड बेस करना पड़ेगा। वो पॉलिटिकल विल से ही होगा, और जब उसको आप टैक्सेशन निजाम को ले आएंगे, नैरो कर लेंगे, तो बैंक में डेट भी कम हो जाएगा और बाकी चीजें भी जो है ना वो आपको लाइन में आते हुए नजर आएंगी कि फिस्कल स्पेस। मुझे लग रहा है कि बहुत हैवी हो रही है डिस्कशंस, तो जो मैं उसको आसान ज्यादा से ज्यादा नहीं, मैं ये चाहूंगी कि हम थोड़ा सा अपनी किताब की तरफ वापस आएं और जो आपके बहुत दिल के नजदीक हो कोई ऐसे चंद जुमले वो पढ़ के सुनाएं जरूर, ताकि वो जी मैं जो है वो इसका बाय द वे उर्दू में तर्जुमा हो रहा है अभी, और यू नो वो मैं इंशाल्लाह जब उर्दू में आएगा तो उस पर हम बात करेंगे, मगर फिलहाल तो अंग्रेजी में मुझे यहीं से पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, मैं बहुत लंबा नहीं पढ़ता, और तो अगर टाइम की किल्लत नहीं होती तो मैं नो रिग्रेट सिंड्रोम और सर्वाइवर्स गिल्ट के ऊपर बात करता, मगर मैं अभी इस वक्त जो है वो एक और मामला है उस पर बात कर लेता हूँ। वो ये कि ये मेरे जो लेगेसी की चैप्टर है उसके अंदर है, द क्रैश फोर्स्ड होम द इफेमरल नेचर of this life in a way that words and philosophizing could not. I know now that I'm living on borrowed time. And that is one of the reasons why I was so drawn to the song Borrowed Heaven by the Poors, which I replayed incessantly during my recovery. The song, a few excerpts from the song, a few ones. The key ones are: you gave me life and I will give it back. Wow. But before I do, I'm gonna hold it tight. Wow. This is my prayer. All body, all skin, all bones borrowed. All body, all skin, all bone borrowed. All silky, all smooth and warm borrowed. Wow. Almighty, I stand alone. I know I'm living in borrowed heaven. वाह, जबरदस्त जबरदस्त, क्या खूबसूरत लाइंस हैं। और क्या आपने इन चंद लाइंस में आपने तो पूरी वो फिलॉसफी जो है वो आपने बयान कर दी, और आपने ये भी बता दिया कि ये अब जो है आपने तो इस एक्सपीरियंस के हवाले से है ना कि भाई अब ये तो उधार की ज़िंदगी है, अब जो कुछ भी है, लेकिन वैसे भी ज़िंदगी का क्या है। तो एक मैं आपसे जो आपने अभी बात की ना, जो दूसरा पहलू है वो खासतौर से मेरी उम्मीद ये कि शायद कुछ यंगर हमारे जो बच्चे हैं वो भी इसको देखेंगे। मेरी कम से कम ख्वाहिश ये है कि वो जरूर देखें, और वो बार बार हमें ये होता है कि जी जिंदगी तो हमारी बड़ी मुश्किल है और बड़ा मुश्किल हो गया और इस तरह की सिचुएशन है। उसमें जावेद अख्तर साहब का एक मिसरा है, वो मैं क्योंकि पहले मैंने अंग्रेजी में पढ़ा था, मेरे ख्याल में उर्दू में भी जो शेयर करूँ, और कोशिश ये है कि बच्चे उर्दू को भी पढ़ें। जी जी। ये जिंदगी है साहिब, ये जिंदगी है साहिब, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे, बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे। अरे वाह। कभी भी ये जो एडवर्सरीज है जिंदगी में उससे घबराइए नहीं। ये जो एडवर्सरीज हैं, ये जो ट्रॉमा है, ये जिंदगी का हिस्सा है, इसको हर इंसान ने फेस करना है। इंपॉर्टेंट चीज ये है
कि आप उसको रिएक्ट कैसे करते हैं और उससे डील कैसे करते हैं। ये ही लाइफ जो है उसका हासिल गजल है टू माय माइंड। जबरदस्त जबरदस्त, आपने बहुत अच्छे तरीके से पूरी एक जो इस इंसिडेंट के हवाले से भी उसको आपने रिलेट किया है कि जिंदगी की बेसबाती से भी, और फिर जो वक्त आपको मिला है आपने उसको इस तरह से लिया है कि अब ये वक्त मुझे मिला है जो मैंने पे बैक करना है। जी ऐसे ही। और मैंने, कुदरत मुझसे कोई काम लेना चाहती है तो मैंने इसको, इस वक्त को इस तरह इस्तेमाल करना है कि जब दोबारा ऐसा वक्त आए, क्योंकि सब पे आना है, तो अगेन मैं जहन भी साफ हो और कोई रिग्रेट नहीं हो, और जो एक हम जिस पेनफुल प्रोसेस से गुजरते हैं उससे नहीं गुजरना पड़े। बहुत शुक्रिया ज़फ़र मसूद साहब, आपने हर पहलू से सवालों का बड़े डिटेल से जवाब दिया, बहुत अच्छा। और अब चूंकि बात यह है कि इंसान ने बहुत तरक्की कर ली है, हर चीज़ जो है वो हम बढ़ा लेते हैं, हम बना लेते हैं, तख्लीक कर लेते हैं, इजाद कर लेते हैं, लेकिन अगर हम नहीं कर सकते तो हम वक्त नहीं बढ़ा सकते, हम एक सेकंड, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो है वो भी क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसलिए वक्त जो है आपको ऐसा है कि अब आपसे इजाज़त लेने का है। आप यकीनन इस इंटरव्यू को जब पूरा सुनेंगे तो मेरा ख्याल है कि आप दोबारा सुनने की भी और देखने की भी ख्वाहिश रखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे पहलू हैं। ये सिर्फ बात नहीं है, ये जो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि मोजज़ाती और ग्रीष्माती, तो इसमें आपको बहुत से ऐसे पहलू मिलेंगे। अब आप नासरा ज़ुबैरी को इजाज़त दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस पॉडकास्ट को आप लाइक भी करेंगे, आप सब्सक्राइब भी करेंगे, और ये जो हमारी इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी का ये प्रोग्राम है, ये जो पॉडकास्ट का प्रोग्राम है टी एंड टॉक्स, ये चलता रहेगा और आइंदा भी आपको बहुत अच्छे, आपकी मर्ज़ी के और आपकी रूह की ग़िज़ा के प्रोग्राम जो है वो फराहम करता रहेगा। बहुत शुक्रिया।